चलो बेटा, ये देखो बेटा, इन लास्ट लेक्चर हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन, भी आपको अगर कोई पेमेंट मिलती है तो वो कब सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी और कब टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसका आंसर ये था कि पेमेंट देने वाले और रिसीव करने वाले दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन होना चाहिए। यानी कि जो पे कर रहा है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए, जो रिसीव कर रहा है वो एम्प्लॉई होना चाहिए। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी ड्यू डेट, कि कौन सी सैलरी कब ड्यू होगी। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए 12 मंथ कौन से रहेंगे, मार्च 19 से फेब 20। और अगर वो अदर एम्प्लॉय है तो अप्रैल 19 से मार्च 20 वाले क्या रहेंगे, ड्यू डेट रहेगी। जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने पढ़ा था बेसिक सैलरी, यानी कि स्केल ऑफ पे। हमने ये पढ़ा था कि अगर एक पर्सन, कालीचरण वाला एग्जांपल लिया था कि वो 2011 में ज्वाइन कर रहा है तो उसकी 36 है, उसके बाद 1000 1000 फिर 2000 जुड़ गई। तो ऐसे करके हमने उसकी 9 मंथ और 3 मंथ की, और फिर अगर नेक्स्ट डे पे है तो 10 और 2 महीने की हमने क्या निकाली थी, सैलरी फाइंड आउट की थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये चीज़ है बेटा, ध्यान से देखो। मैंने आपसे कहा था कि बेसिक सैलरी के अलावा उसे अपने एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है, एनीथिंग, वो सब क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और वो सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। तो इसमें जो सबसे पहले चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, हाउस रेंट अलाउंस। ये आपसे हर क्वेश्चन में पूछेगा बेटा कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, वर्ड अलाउंस क्या होता है। मैं अपने एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉयर के पास जाता हूं और मैं उसे कहता हूं कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। तो वो कहता है कि आप ऐसे करो, मेरा मकान है उसमें रह लो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन। बट अगर एम्प्लॉयर के पास मकान ही नहीं है तो फिर वो अपने घर में थोड़ी रोकेगा उसे, उसे वो ये कहेगा कि ऐसे करो, आप कोई मकान किराए पे ले लो और मैं आपको उसका किराया दे दूंगा। क्लियर। अब बंदा कहता ठीक है जी बढ़िया, 1 लाख रुपए महीने का उसने मकान किराए पे ले लिया, जो बहुत बढ़िया था, 5-6 फ्लोर थे उसके, खूब बड़ा मकान किराए पे ले लिया। क्यों, उसको ये था कि उसका एम्प्लॉयर उसका किराया क्या करेगा, पे करेगा। जबकि उसकी पे 20,000 है, बट उसने मकान कौन सा ले लिया, 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से किराए पे ले लिया। तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल और इलॉजिकल था। तो एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉय को बुलाया और कहा भी ऐसे है भैया, ये 2,000 रुपए पर मंथ मुझसे ले लिया कर किराए के, अब तू मकान चाहे 3,000 रुपए पर मंथ वाला ले, चाहे 1 लाख रुपए पर मंथ वाला ले, वो तेरी हेडेक है। मैं आपको हर महीने 2,000 रुपए या 3,000 रुपए, जो भी उसके साथ सेटिंग होगी, वो मैं आपको दे दिया करूंगा। तो हर महीने जो उसे 2,000 या 3,000 मिल रहे हैं वो एक अलाउंस है। क्या है बेटा, अलाउंस। अलाउंस क्या होता है बेटा, एक फिक्स अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, ठीक है। उसके बाद वो उससे ये नहीं पूछता कि उसने वो रुपए उस पर खर्च किए या नहीं किए। मान लो मैं अपने एम्प्लॉय को बुलाता हूं और उसे ये कहता हूं कि ये पकड़ो 3,000 रुपए और आपका किराया आ गया मकान का, अब आप चाहे 5,000 का लो या 10,000 का लो, वो आपकी हेडक है। या मैं उसको बुलाता हूं कि आपके 2 बच्चे हैं, वो एजुकेशन ले रहे हैं, ऐसे करो, ये हर महीने मुझसे 1,000 रुपया ले जा करो और अपने बच्चे की फीस भर दिया करो। अब उसके बाद एम्प्लॉय अपना बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, प्राइवेट में पढ़ाए, महंगे स्कूल में पढ़ाए, सस्ते स्कूल में पढ़ाए, वो एम्प्लॉय की हेडेक है। एम्प्लॉयर ने अपना पल्ला कैसे झाड़ लिया, वो उसको हर महीने एक फिक्स अमाउंट दे देता है,
और ये फिक्स अमाउंट क्या कहलाती है, अलाउंस कहलाती है। तो आपसे पूछे कि अलाउंस क्या है, तो आप कहोगे कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को एक फिक्स अमाउंट दे देता है पर मंथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। तो बेटा अलाउंस का मीनिंग समझ आया कि नहीं आया आपको? हेलो, आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। तो इसमें अब हम पहला अलाउंस पढ़ रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस आएंगे। तो इसमें हम पहला अलाउंस पढ़ रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। हाउस रेंट अलाउंस कैसे ऐड होगा हमारी सैलरी में? अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, बेसिक सैलरी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हाउस रेंट अलाउंस की कितनी अमाउंट ऐड होगी और कितनी अमाउंट ऐड नहीं होगी वो देखते हैं। तो इसके लिए दो ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो किराए के मकान में रह रहा है या उसके पास खुद का मकान है, फिर भी वो अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस ले रहा है। मान लो मिस्टर ए है, उसके पास अपना खुद का मकान है, वो फिर भी अपने एम्प्लॉयर से हर महीने एचआरए ले लेता है, हाउस रेंट अलाउंस ले लेता है। तो ऐसे में जितना भी एचआरए होगा वो टैक्सेबल होगा और वो उसकी बेसिक सैलरी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अब से हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, सब कुछ, आपको बस एक ही चीज देखनी है कि क्या ये चीज बेसिक सैलरी में ऐड होगी या नहीं। अगर ऐड होगी तो कितनी अमाउंट ऐड करेंगे, बस हमने अब ये पढ़ना है। आगे क्या चीज पढ़नी है बेटा, ध्यान से सुन लो। बेसिक सैलरी में अब आगे आने वाली चीजें आपके ऐड होंगी या नहीं होंगी, ये हमने पढ़ना है। अगर नहीं होंगी तो ठीक है, अगर होंगी तो कितनी ऐड होंगी। तो उसमें पहली चीज हम पढ़ रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस के बारे में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि अगर मैं किराए के मकान में रह रहा हूं तो ये वाला पोर्शन एप्लीकेबल होगा, अगर मैं अपने खुद के मकान में रह रहा हूं तो ये वाला पोर्शन एप्लीकेबल होगा। मान लो मिस्टर राम अपने खुद के घर में रह रहा है और फिर भी एचआरए रिसीव कर रहा है, तो जितना एचआरए मिलेगा सारा टैक्सेबल होगा और वो बेसिक सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट अगर वो किराए के मकान में रह रहा है, एम्प्लॉई हु इज पेइंग रेंट फॉर हाउस, अगर एम्प्लॉई किराए के मकान में रह रहा है, तो इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट आएगी, इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट आएगी वो उसकी क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी। बाकी अमाउंट उसकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर वापिस समझाता हूं। मिस्टर राम एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है और उसे 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। तो वो बेसिक सैलरी कितनी ले रहा है, 8,000 इंटू 12 कितनी आ गई, 9,60,000 रुपये उसकी क्या मानेंगे हम, सैलरी मानेंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा 5,000 रुपये पर मंथ उसे डियरनेस पे मिलती है, ये भी बेटा उसकी सैलरी में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। डियरनेस पे, डीपी बोलते हैं इसे, ये भी 60,000 हो गया। 10,000 रुपये उसे डीए मिल रहा है, इट इज पार्ट ऑफ सैलरी। बेटा अगर ये लाइन ना भी दी हो, याद रखना, अगर ये लाइन ना भी दी हो, मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, तो भी डीए हम यहाँ पर दिखाएंगे, तो भी हम ये डीए यहाँ पर दिखाएंगे। इस लाइन का क्या रोल है वो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा बेटा थोड़ी देर में। इस लाइन का कहां पर यूज होगा, दोबारा देखते हैं। इट इज पार्ट ऑफ सैलरी, लो जी, इसका कहां यूज होगा वो अभी देखते हैं। इसके अलावा 10% पर एनम उसे क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। कितनी सेल पे, 5 लाख की सेल पे, तो कमीशन कितना हो गया उसका, 50,000 रुपये हो गया। तो यहां पर उसकी टोटल सैलरी अब कितनी आ रही है, 10,80,000 रुपये आ रही है। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ ये देखना है बेटा,
कि उसका हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। HRA यहाँ पे ऐड होगा या नहीं होगा। तो ये अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है। मैं मिस्टर राम की टोटल सैलरी निकालना चाहता हूं कि जिस पे उसने क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो मिस्टर राम को 80,000 रुपये पर मंथ बेसिक मिल रहा है, वो मैंने ऐड कर दिया। 5,000 रुपये पर मंथ डीपी मिल रहा है, वो मैंने ऐड कर दिया। 10,000 रुपये पर मंथ उसे डीए मिल रहा है, सॉरी 10,000 रुपये टोटल मिल रहा है, तो 10,000 वो दिखा दिया। 10% उसे कमीशन मिल रहा है 5 लाख की सेल पे, वो दिखा दिया। अब उसे कुछ HRA भी मिल रहा है। ये HRA की कितनी अमाउंट हम यहाँ पर दिखाएंगे और कितना ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे वो टैक्स करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द सैलरी फॉर HRA। ये देखो बेटा ध्यान से, क्या है पहला पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। तो रेंट देखें कितना है, वो कह रहा है कि वो 3,000 रुपये पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कर रहा है। 10,000 रुपये पर मंथ वो रेंट दे रहा है। उसका हाउस रेंट अलाउंस क्या करना है, मुझे कंप्यूट करना है। तो बेटा देखो रेंट पेड कितना कर रहा है वो, 10,000 रुपये पर मंथ। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो उसका जो रेंट पेड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है। लेस क्या करना है, माइनस 10% ऑफ द सैलरी। ये कैसे आएगा अभी समझाता हूं बेटा आपको, अभी निकालते हैं। चलो जी, उसके बाद 50% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस 3,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो हाउस रेंट आएगा 36,000 आएगा। अभी समझा रहा हूं बेटा, क्लियर कर रहा हूं, 2 मिनट मुझे टाइम दो। मिस्टर राम बेसिक सैलरी आ गई, डीए आ गया, कमीशन आ गया। अब मुझे ये देखना है कि उसका कितना HRA टैक्सेबल होगा और कितना HRA टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे ये देखना है कि HRA के 3 पॉइंट है मेरे पास। इन तीनों में से जितनी मिनिमम अमाउंट आएगी वो उसकी क्या होगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी और बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। इसमें आपको रेंट पेड अभी तक समझ आ चुका है। रेंट पेड कितना है, 10,000 पर मंथ है। इसे मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 रुपये आपका रेंट पेड आ गया। जो दूसरी चीज आपको समझ आ गई, हाउस रेंट कितना उसने रिसीव किया है एक्चुअल में HRA, तो 3,000 रुपये पर मंथ वो HRA रिसीव कर रहा है। 3,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36,000। इन 3 चीजों में से मैं 2 चीजें बड़ी आराम से समझ चुका हूं। अब मुझे सिर्फ ये निकालना है कि 10% ऑफ द सैलरी क्या है या 50% ऑफ द सैलरी। तो ये वर्ड क्या आ रहा है बेटा, सैलरी आ रहा है। तो ये 10% किसका लेना है, तो वापिस यहाँ पे देखो बेटा, इसके लिए ये जो 10% लेना है, इन 4 चीजों का जोड़ लेना है, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, डीए और कमीशन। ये डीए के साथ वर्ड क्या लिखा है, इफ पार्ट ऑफ सैलरी, इफ पार्ट ऑफ सैलरी। तो याद रखना बेटा, जब मैं उसकी टोटल सैलरी निकालूंगा वहां पर इस लाइन का कोई यूज नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ सैलरी का कोई यूज नहीं है। हाँ, जब मुझे यहाँ पे इसके लिए 10% या 50% निकालना है तब मैं इसका यूज करूंगा। तो यहाँ पर ये 10% निकालना है या 50% लेना है, किसका लेना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस किस का लेना है, बेसिक सैलरी का, डीपी का, डीए का और कमीशन ऑन सेल का। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज आती है। बेसिक सैलरी कितनी है बेटा, 80,000।
तो 80,000 इंटू 12 इक्वल टू 9,60,000। नंबर 1। नंबर 2 और क्या लेना है मुझे? डीपी। डीपी कितना है? 5,000 रुपये पर मंथ है, तो 5,000 इंटू 12 इक्वल टू 60,000। नेक्स्ट, और क्या लेना है? डीए। इफ पार्ट ऑफ सैलरी, अगर डीए के साथ क्या लिखा हुआ है? इफ पार्ट ऑफ सैलरी, यहां पे लिखा हुआ है ना बेटा, डीए के साथ इट इज पार्ट ऑफ सैलरी। कितना है? 10,000। तो डीए भी हम ले लेंगे यहां पे। तो मेरा डीए कितना है? 10,000। और क्या लेना है मुझे? कमीशन। किस पे? टर्नओवर पे। कितना कमीशन है? 5 लाख का टर्नओवर है और 10% क्या है? इसका कमीशन है। तो 5 लाख इंटू 10%, तो ये इक्वल आ जाएगा 50,000 के। क्लियर? तो ये 4 चीजों का जोड़ आएगा, तो वो हाउस रेंट अलाउंस के लिए मेरी क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी। तो HRA के लिए जो मेरी सैलरी होगी वो किसके बराबर होगी? 9,60,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000। तो ये इक्वल में मेरे पास आ जाएगा 10,80,000। तो ये 10,80,000 HRA के लिए सैलरी आई है। इस 10,80,000 का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 10% ले लेंगे। ठीक है बेटा, और लेस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12,000। एक आंसर आ गया 12,000। फिर इसी का दूसरा पॉइंट, 50% लेंगे सैलरी का अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है। मेट्रो सिटी 4 होती हैं बेटा, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अगर इनके अलावा किसी और सिटी में रहता है तो 40% लेना है, अदरवाइज कितना लेना है? 50। तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि वो दिल्ली में रह रहा है या बॉम्बे रह रहा है या मद्रास, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे? 40। तो ये आ गया 4,32,000 और ये आ गया मेरे पास 36,000। तो इन तीनों में से जो ये रेड पोर्शन है, इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगी वो मेरी एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो इन तीनों में से लीस्ट अमाउंट 12,000 है, तो मेरे टोटल HRA में से 12,000 रुपये क्या हो जाएंगे? एग्जम्प्ट हो जाएंगे। कितने एग्जम्प्ट हो जाएंगे? 12,000। तो टोटल HRA कितना मिल रहा है? 3,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। 12,000 इसमें से मेरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो 24,000 जो HRA है वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे HRA कितना टैक्सेबल मानेंगे बेटा आप? 24,000 रुपये टैक्सेबल मानूंगा। तो ये चारों चीजें तो टैक्सेबल है ही हैं ऑलरेडी। इसमें प्रॉब्लम किस में आ रही थी? HRA में आ रही थी मुझे। जो HRA है वो मेरा कितना टैक्सेबल हो जाएगा? अब 24 हो जाएगा। इसमें से 12,000 मेरे पास क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर से सुनो, आपके पास मिस्टर राम आया और राम ने कहा कि जी मेरी आप ग्रोस टोटल सैलरी निकाल दो। तो आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट थे, तो आपने पूछा कि ऐसे है भैया आप अपनी इंफॉर्मेशन दो हमें। तो राम ने बताया कि जी मैं 80,000 रुपये तो बेसिक लेता हूँ। क्या ठीक है जी, 80,000 इंटू 12 9,60,000। कहता है जी मैं 5,000 रुपये पर मंथ डीपी लेता हूँ। क्या जी 5,000 गुना 12 60,000 आपका डीपी हो गया। फिर कहता है जी मेरा 10,000 रुपये डीए भी आता है, तो 10,000 रुपये डीए दिखा दिया। क्या जी मैंने 5 लाख रुपए की सेल करी थी, टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल।
और इस पे 5% मुझे 10% कमीशन मिलेगा। तो कहता जी 50,000 रुपये कमीशन हो गया। चलो जी, कहता जी 3,000 रुपये पर मंथ मुझे HRA मिलता है और मैं जिस मकान में रहता हूं उसका 10,000 रुपये पर मंथ मैं क्या पे करता हूं, रेंट पे करता हूं। तो मैंने कहा भी रुक जा, ये सीधी कैलकुलेशन नहीं होगी, इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ऐसे है भैया, ये 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? ये 3 चीजें हैं। इनमें से जो मिनिमम अमाउंट होगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। इन 3 में से जो मिनिमम अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहता जी बताता हूं मैं। मैंने कहा जी रेंट पेड कितना कर रहे हो आप? कह जी मैं 10,000 रुपये पर मंथ रेंट दे रहा हूं। तो मैंने कहा जी ऐसे 12 के हिसाब से 1,20,000 रुपये आपका रेंट हो गया, माइनस 10% ऑफ द सैलरी चाहिए। तो मैंने कहा जी सैलरी कैसे निकलेगी? तो मैंने बताया भी ऐसे निकलेगी। 4 चीजों को ऐड करना है मुझे, बेसिक सैलरी, डीपी, डीए और कमीशन। मैंने कहा याद रखना डीए तभी ऐड होगा जब ये सैलरी का पार्ट होगा, अगर सैलरी का पार्ट नहीं है तो यहाँ पे हम डीए ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने कहा इसका टोटल आ गया 10,80,000। जैसे ये 10,80,000 आया, ठीक है बेटा, इसका 10% मैंने ले लिया 10,800 और लेस करेंगे तो आंसर आ गया 12,000। मैं कहा जी आप कौन सी सिटी में रहते हो? तो कहता जी मैं तो वाराणसी में रहता हूँ या सिरसा में रहता हूँ। तो मैंने कहा जी हम आपकी सैलरी का 40% ये ले लेंगे। मैं कहा जी आपको एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है? 3,000, 36 ये हो गया। मैं कहा जी इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट है 12,000, उस पे आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो वो मैंने क्या किया, टोटल HRA कितना है 36, इसमें से 12,000 मैंने क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। 24,000 मेरा क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम HRA कितना टैक्स कर देंगे, टैक्सेबल 24,000 में HRA क्या कर दूंगा, टैक्सेबल कर दूंगा। तो इन 5 अमाउंट्स को जोड़कर हम क्या करेंगे, अपनी सैलरी फाइंड आउट करेंगे। बोलो बेटा कुछ समझ आया आपको? क्वेश्चन पूछना सर तो पहले आपने ये कहा था कि अगर जैसे मतलब डीए के आगे इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी भी ना लिखा हो तो भी अपन उसको ऐड करेंगे। ग्रोस टोटल सैलरी निकालने के लिए, अगर HRA के लिए देखना है ना हमने, यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं बेटा, उसकी ग्रोस टोटल सैलरी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? ग्रोस टोटल सैलरी। हाँ, ग्रोस टोटल सैलरी, ठीक है ना। उसके बाद में जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना HRA की अमाउंट के लिए, भी यहाँ पे मुझे देखना है, वैसे तो HRA कितना मिल रहा है मुझे, 36,000 मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे कितना दिखाना चाहिए, 36। बट मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, पहले कैलकुलेट करके देखूंगा कि क्या कोई अमाउंट एग्जम्प्ट तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो सैलरी आएगी ना मीनिंग, वहां पर डीए के लिए काम आएगा, इट इज पार्ट ऑफ सैलरी। यानी कि यहां पर मुझे ये 10% निकालने के लिए डीए ऐड करना है या नहीं, ये क्वेश्चनेबल है। तो सर ये कैसे पता लगेगा फिर कि 10% ऑफ सैलरी में डीए ऐड होगा कि नहीं होगा? ये याद रखना पड़ेगा ना बेटा यहाँ पे, तभी तो मैंने लिखा है, ये हेडिंग है, आपको आज नोट्स भी लेके जाने पड़ेंगे। देखो ना यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिक सैलरी, डीपी, डीए। डीए के साथ अगर ये लिखा हुआ है इफ पार्ट ऑफ सैलरी, चलो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। सपोज दैट ये वाली लाइन ना होती, हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। लो जी, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि मिस्टर राम इज ए प्राइवेट कंपनी इन ए जॉब कंपनी, इतना ये 10,000 रुपये उसको डीए मिल रहा है, और इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ कि इट इज पार्ट ऑफ सैलरी। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता? तो देखो यहां पर क्या रहेगा, 9,60,000 रहेगा ही रहेगा, यहां पर डीपी रहेगा ही रहेगा, यहां डीए रहेगा ही रहेगा, यहां कमीशन रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे HRA की जब अमाउंट निकालने की बारी आएगी तब कैसे निकलेगी, देखो रेंट पेड कितना लेंगे, 1,20,000। अब यहां पर जो 10,80,000 है ये चेंज हो जाएगा बेटा। लो मैं हटा देता हूं, इसे भी मैं यहां पर हटा देता हूं। फिर से देखो, राम का 80,000 रुपये पर मंथ है, ये दिखा देंगे, डीपी यहाँ पे दिखा देंगे, डीए यहाँ पे दिखाएंगे।
जो इफ पार्ट ऑफ सैलरी है उसका यूज कहां होगा, जब एचआरए की मुझे एग्जम्प्ट अमाउंट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, रेंट पेड आ गया। अब यहां पे क्या क्या लेना है मुझे, बेसिक सैलरी लेनी है, और क्या लेना है बताओ, डीपी लेना ही लेना है। बट यहां पर अब हम ये 10,000 रुपए जो डीए है वो नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे डीए, क्योंकि इसके साथ इट इज पार्ट ऑफ सैलरी नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे ये 10,000 हट जाएगा। तो अब मेरा टोटल कितना लेंगे हम यहाँ पर, ये लो जी, यहां से भी 10,000 हटा देता हूं। तो अब मेरा जो टोटल आएगा वो 10,70,000 हो जाएगा, क्योंकि डीए के साथ अब क्या नहीं लिखा हुआ, इट इज पार्ट ऑफ सैलरी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। अगर मैं आपकी ग्रोस टोटल इनकम निकाल रहा हूं, वहां पर तो डीए हमें हर हालत में दिखाना ही दिखाना है। बट जब मुझे एचआरए या आगे और भी अलाउंस जब हम कैलकुलेट करेंगे, वहां पर डीए हमें तभी दिखाना है जब इट इज पार्ट ऑफ सैलरी आए। अगर नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन में उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेरा फर्क आ जाएगा आंसर में। ये लो जी, 10,70,000 हो गया। तो ये फर्क आ जाएगा, यहाँ पे देखें कितना फर्क आ जाएगा। सर ये 10,70,000 कहाँ से आया? ये 10% ऑफ सैलरी नहीं निकालना आपने, 10% ऑफ सैलरी। तो क्या क्या लेना है सैलरी के लिए, यहाँ पे देखो, बेसिक सैलरी, डीपी, डीए और कमीशन, ये 4 चीजें लेनी है बेटा। देखो ध्यान से, इन 4 चीजों का 10% और 50% लेना है मुझे, या 40, 10, 50 या 40। तो इन चारों में से क्या है, पहली चीज क्या है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है, यहाँ पे बोला ही हुआ है उसने, 80,000 रुपए पर मंथ है। तो कितना आ गए, 9,60,000 रुपए आ गया। फिर क्या लेना है बताओ, डीपी। डीपी कितना है, 5,000 रुपए पर मंथ है। तो 5,000 गुना 12, 60,000 आ गया। पूछ है फोन पे, फोन, ठीक है। और 10,000 रुपए क्या लिया हुआ है, डीए। पर डीए हम यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे तभी ले सकते हैं डीए इफ पार्ट ऑफ सैलरी। डीए कब ले सकते हैं, इफ पार्ट ऑफ सैलरी। तो है ही नहीं यहाँ पे, जब मैंने हटाई दिया तो यहाँ पर हम डीए नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, कमीशन। तो बेटा मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं कि जब हम एचआरए निकालेंगे, हाउस रेंट अलाउंस जब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे जो सैलरी है, ये वर्ड देखो क्या है, 10% ऑफ सैलरी या 50 या 40% ऑफ सैलरी की जब बात आएगी, तो यहाँ पे जो सैलरी का मीनिंग है वो सिर्फ ये 4 चीजें ही हैं हमारे पास, बेसिक सैलरी, डीपी, डीए और कमीशन। डीए भी तभी ऐड होगा जब इफ पार्ट ऑफ सैलरी होगा। तो मिस्टर राम की जब मैंने ग्रोस टोटल सैलरी निकालनी थी, तो उसकी बेसिक ले लिया, डीपी ले लिया, डीए ले लिया, कमीशन ले लिया। जब बात आई एचआरए की, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि रेंट पेड कितना है, इतना है, सैलरी लेनी है, फिर वापस जाएंगे फॉर्मूले पे, देखेंगे कि सैलरी में क्या क्या ऐड करना है, बेसिक, डीपी, डीए और कमीशन। तो मैंने वो सारा तीनों चीजें क्या कर दी, ऐड कर दी। तो ये कितना आ गया, 10,70,000 आ गया। इसका 10% लेंगे। अब समझ आया क्या बेटा? यस सर। यानी कि यहाँ पे मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं बेटा, ये तो एक वर्किंग नोट है हमारा। क्या है ये एक वर्किंग नोट है आपका। आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। इसमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ये 24,000 आपको क्या करना पड़ गया, कैलकुलेट करना पड़ गया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सारा तामझाम है। ये निकाल लिया, समझ आ गया बेटा, या दोबारा समझाऊं? सर आ गया। ठीक है। ऐसी एक एंटरटेनमेंट अलाउंस समझो, फिर आपको एचआरए भी क्लियर हो जाएगा। ऐसी एक अलाउंस आता है बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस। कौन सा अलाउंस आता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्लियर? एंटरटेनमेंट अलाउंस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, पहले तो इसे ऐड कर देंगे हम बेसिक सैलरी में, ऐड इनटू
बेसिक सैलरी टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। पहले तो हम इसको किस में ऐड कर देंगे, बेसिक सैलरी में ऐड कर देंगे ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए। फिर एग्जम्प्ट अमाउंट लेस करने के लिए क्या करेंगे, अगर तो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कौन सा एम्प्लॉई है बेटा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फिर तो हम क्या करेंगे, सारी अमाउंट ही टैक्सेबल हो जाएगी, कुछ भी लेस नहीं करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो ये तीन चीजें निकालेंगे हम उसकी, क्या निकालेंगे, तीन चीजें। इनमें से जो मिनिमम अमाउंट आएगी वो उसकी ग्रोस टोटल सैलरी में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। देन एग्जम्प्ट अमाउंट लेस। क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में आया है कि आपको इतना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, सबसे पहले आप उसे बेसिक सैलरी में ऐड कर दोगे, ठीक है, क्या निकालने के लिए, ग्रोस सैलरी निकालने के लिए। फिर ग्रोस सैलरी में से एक अमाउंट हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। किस केस में लेस करेंगे, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी अमाउंट क्या है, टैक्सेबल है। हाँ, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इन तीनों में से जो अमाउंट आएगी, जो मिनिमम अमाउंट होगी, वो लेस कर देंगे। तो कैसे है देखो, मिस्टर राकेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसे 70,000 रुपये क्या मिल रहा है पर मंथ, बेसिक सैलरी। तो 70,000 गुना 12, 8,40,000। 4,000 रुपये पर मंथ उसे क्या मिल रहा है, डीए। 4,000 गुना 12, 48,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस उसे कितना मिल रहा है, 400 रुपये पर मंथ। तो 4,800 रुपये उसका क्या हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। मैंने क्या बोला था, एंटरटेनमेंट अलाउंस इट इज फर्स्टली ऐड इनटू बेसिक सैलरी। इसे सबसे पहले हम कहाँ ऐड कर देंगे, बेसिक सैलरी में ऐड कर देंगे। तो मैंने इसे बेसिक सैलरी में क्या कर दिया, पहले ऐड कर दिया। तो मेरी ग्रोस टोटल सैलरी आ गई। अब लेस करना है, वो क्या है बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्या एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर रूल कौन सा लगेगा, ये वाला। अगर वो नॉन गवर्नमेंट होता तो ये वाला लगता, तो ये वाला रूल लगता। बट अब वो कौन सा एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो क्या लगेगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलाउंस। एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलाउंस कितनी है, 400 रुपये पर मंथ, 4,800 रुपये हो गया, ठीक है जी। दूसरी 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये आ गया। अब फिर जैसे एचआरए में था, 20% ऑफ किसका लेना है, सैलरी का। 20% ऑफ किसका लेना है बेटा, सैलरी का। तो यहाँ पे जैसे एचआरए में हमने सैलरी निकाली थी, वैसे यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीपी, सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीपी। जबकि एचआरए में क्या था, यहाँ डीए भी ऐड हो रहा था और कमीशन भी ऐड हो रहा था। बट यहाँ पर जब मुझे एंटरटेनमेंट के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो मैं सिर्फ दो ही चीजें सैलरी में लूंगा, एक बेसिक सैलरी लूंगा और एक क्या लूंगा, डीपी। डीए मैं यहाँ पर लूंगा ही नहीं। तो देखो बेटा, दो चीजें हैं, एक बेसिक सैलरी है और एक डीए है। तो यहाँ देखो, मुझे यहाँ पे सैलरी के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए बेसिक सैलरी जो कितनी है, 8,40,000। दूसरा मुझे डीपी चाहिए और डीपी मेरे पास है ही नहीं, तो डीपी कितना दिखाएंगे यहाँ पे, 0। लो जी 0। तो मेरे लिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए सैलरी कितनी रहेगी, 8,40,000। और 8,40,000 का जब मैं 20% लूंगा, कितना लूंगा, 20, तो ये आ जाएगा 1,68,000। तो 5,000, 4,800 और 16, 1,68,000, इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगी वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा, लेस कर दूंगा। तो मैंने इन तीनों में से 4,800 रुपये हो गया, तो 4,800 का 4,800 मैं क्या कर दूंगा, लेस। फिर से मुझे राकेश की ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है, तो 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 4,000 रुपये डीए है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया,
400 रुपये पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस है, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि क्या मैं एंटरटेनमेंट की कुछ अमाउंट इसमें से लेस कर सकता हूं, तो मैंने देखा कि मिस्टर राकेश गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इसलिए इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट आएगी वो मैं लेस कर सकता हूं। तो वो तीन चीजें क्या थी, एक तो 5,000 रुपये फिक्स था, प्लस 4800 रुपये क्या था एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलाउंस, एक्चुअल 400 गुना 12 4800, और 20% मुझे क्या लेना था सैलरी का। तो सैलरी का यहाँ पर मतलब सिर्फ बेसिक और डीपी से है, बेसिक तो यहाँ दिया हुआ है पर डीपी मुझे यहाँ नहीं दिया हुआ, तो मैंने बेसिक का कितने परसेंट ले लिया, 20% ले लिया। इन तीनों में से मुझे मिनिमम अमाउंट सिर्फ 4800 दिख रही है, तो ग्रोस टोटल सैलरी में से हम सिर्फ कितना घटाएंगे, 4800 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर है बेटा। तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बेसिक दिया आएगा, डीए दिया आएगा, उसके बाद कई सारे अलाउंस आएंगे, तो वो ऐड होते जाएंगे और आपकी ग्रोस सैलरी बनाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये सीखना है कि एचआरए अगर मुझे मिलता है तो कितनी अमाउंट मुझे ग्रोस टोटल सैलरी में दिखानी है और कितनी नहीं दिखानी। सिमिलरली एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो कितना दिखाना है और कितना नहीं दिखाना। अगर यहाँ पे मिस्टर राकेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होता, क्या होता, डिलीट कर देते हैं, एक प्राइवेट एम्प्लॉय होता, कौन सा एम्प्लॉय होता, प्राइवेट एम्प्लॉय होता, तो क्या करते हैं हम, तो बेटा सिर्फ एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे ऐड तो करना ही करना है। अब कुछ भी उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, देखो पढ़ के देखो, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल एंटरटेनमेंट अलाउंस इज टैक्सेबल, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल एंटरटेनमेंट अलाउंस इज टैक्सेबल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो ये लेस कर दिया था 4800, बट अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो मुझे यहाँ पे इसे लेस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लेस नहीं करूँगा, मुझे ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ मैं कब करूँगा, जब मिस्टर राकेश क्या होगा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, तो मैं ये सारा ही ट्रीटमेंट करता। कौन कौन सा ट्रीटमेंट करता, ये वाला, सॉरी, वो सारा लेस करने वाला ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे फॉलो करता। बोलो समझ आया कि नहीं आया बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस? यस सर। ठीक है, तो एक चीज अब इन शॉर्ट में समझा रहा हूँ बेटा, आपको क्वेश्चन आएगा मिस्टर राजेश ये कर रहा है, तो उसकी बेसिक जोड़ेंगे, डीए जोड़ेंगे, डीपी जोड़ेंगे, कमीशन जोड़ेंगे। जैसे ही एचआरए आ गया आप फार्मूला लगाओगे और ये देखोगे कि कितनी अमाउंट एग्जम्प्ट करनी है और कितनी टैक्सेबल करनी है, वो दिखा देंगे। जैसे एंटरटेनमेंट आएगा फिर देखेंगे कि कितनी अमाउंट दिखानी है और कितनी अमाउंट एग्जम्प्ट करनी है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वर्किंग नोट होगा आपका। ये 2 पॉइंट बताओ अच्छी तरह से समझ आ गए बेटा आपको? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। यस सर।